हिमनगर गांव, जहां सुबह की पहली किरण के साथ मेहनत की शुरुआत होती है और शाम ढलते ही चूल्हों से उठता धुआं जिंदगी की सादगी बयां करता है। इसी गांव में रहता है हरिदास, एक गरीब लेकिन मेहनती किसान जो अपने परिवार के लिए हर दिन खेतों में पसीना बहाता है। अरे तारा, जल्दी जल्दी खाना बांध दो ना, मुझे खेत पर जाने में बहुत देर हो रही है। और मोहन सोकर उठा या नहीं? अरे आ रही हूँ। ये लीजिए। आज मैंने आपकी मनपसंद लौकी की सब्जी रखी है। फिर ना कहना कि तुम मेरे पसंद की चीज नहीं बनाती हो। वाह वाह, क्या बात है। लौकी की सब्जी की सुगंध तो बहुत ही अच्छी आ रही है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे वैसे भी काफी देर हो चुकी है। हरिदास कुदाल उठाकर खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में हरिदास को उसके दो दोस्त रघु और विजय मिल जाते हैं। अरे हरिदास भाई, आज खेत पर जाने के लिए काफी देर हो गई। क्या बात है, आज भाभी ने खाना देर से बनाया था क्या? हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही समझे। लेकिन तुम दोनों यहाँ पर खड़े होकर क्या चर्चा कर रहे हो? तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें काम पर जाना है, लेकिन इस बार गांव में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, तो हम दोनों बस उसी पर चर्चा कर रहे थे। ठंड तो हर साल गिरती है, तो इस बार इतना चिंता करने वाली कौन सी बात है? कहीं तुम दोनों इस बात के लिए चिंता तो नहीं कर रहे हो कि तुम्हें ठंड में नहाना पड़ेगा? अरे नहीं हरिदास भाई, इस बार हमें ऐसा सुनने में आया है कि इस बार गांव में खून जमा देने वाली ठंड गिरेगी। तुम्हें तो पता ही होगा, पिछले वर्ष ठंड के कारण गांव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा ठंड गिरने वाली है। तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम मोटे मोटे कंबल और रजाई खरीद सके। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता है। पिछली सर्दी हमने बहुत ही मुश्किल से बिताया था, पता नहीं इस बार क्या होगा। मुझे तो अभी से ही बहुत डर लग रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। अभी तो इस समस्या का समाधान मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हम इसके बारे में सोचेंगे। अभी मैं खेत पर चलता हूँ, मुझे बहुत ही काम है और मुझे पहले से ही काफी देर हो चुकी है। हरिदास खेत की ओर निकल जाता है। हरिदास उनकी बातों का मजाक उड़ाता है, लेकिन खेत पहुंचकर उसे बहुत सारा पैसा कमाने की एक तरकीब सूझती है। इस बार बहुत ज्यादा ठंड गिरने वाली है, सारे गांव का हाल बेहाल हो जाएगा। क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां काटकर जमा कर लूं, और जब कड़ाके की सर्दी गिरेगी तो मैं उन्हें अच्छी कीमतों पर बेचूंगा। और अगर मेरा यह उपाय सफल हुआ तो मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा, और फिर शायद मेरी गरीबी के दिन भी खत्म हो जाए। हरिदास उत्साहित होकर कुदाल लेकर घर की ओर निकल जाता है। हरिदास घर लौटकर अपनी पत्नी को ये योजना बताता है। अजी, क्या बात है, आज आप खेत से बहुत जल्दी लौट आए। कोई समस्या है क्या, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे नहीं भाग्यवान, मैं जब खेत पर जा रहा था तब रघु और विजय से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इस बार गांव में कड़ाके की ठंड गिरेगी, इसीलिए मेरे मन में एक योजना आई है। योजना? कैसी योजना? मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर इकट्ठा कर लूं, और जब खून जमा देने वाली ठंड गिरे तब मैं उन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊं। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। हम ये कर तो सकते हैं। मानना पड़ेगा हरिदास जी, आपका दिमाग तो मेरी जुबान से भी तेज चलता है। हाँ, ठीक है। अब मैं जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जा रहा हूँ, और तुम यह बात किसी को भी मत बताना, नहीं तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा।
नहीं नहीं जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इस बात को खाने की तरह ही पचा लूंगी। हरिदास कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। सूखे पेड़ों को देखकर हरिदास बहुत खुश हो जाता है। वाह क्या बात है, यहाँ तो बहुत सारे सूखे पेड़ हैं। मैं अब लकड़ियाँ काटना शुरू करता हूँ। वो लकड़ियाँ काटने लगता है और हर रोज ढेर सारी लकड़ियाँ काटकर घर लाता है। रास्ते में गांव की औरतें भी ठंड से बचने की बातें करती हैं। बहन, क्या तुम जानती हो इस बार गांव में कड़ाके की ठंड गिरने वाली है। मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है। मैं सब जानती हूँ। तुम्हें किस चीज की चिंता हो रही है? तुम ऐसे भी 2-3 दिन में एक बार नहाती हो, और जब ठंड आती है तो तुम 15 से 20 दिन में एक बार नहाती हो। हाँ हाँ, जैसे कि तुम हर दिन नहाती हो। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दूसरों को बुरा कहने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए। भले ही मैं 15 से 20 दिन में एक बार नहाती हूँ, लेकिन मैं तुमसे सुंदर ही दिखती हूँ। और अगर यकीन ना हो तो सारे गांव वालों से पूछ लेना। हाय बड़ा मुझे ज्ञान देने वाली। हाँ, ये बात तो सही है। बस एक ही समस्या है कि तुम्हारे शरीर से बदबू बहुत आती है, इसलिए सुंदर दिखने के साथ साथ कभी कभी नहा भी लेना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि लोगों की तरह तुम भी मेरी खूबसूरती से जलती हो। ठीक है, तुम दोनों ही सुंदर हो और हर रोज नहाती हो। अब लड़ाई करना बंद करो और ये सोचो कि इस बार ठंड से कैसे बचा जाए, नहीं तो हम सबकी कुल्फी जम जाएगी। बचने का तो बस एक ही उपाय है, कंबल के अंदर रहो और पानी से दूर रहो। अगली सुबह हरिदास कुल्हाड़ी लेकर फिर जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल की ओर जाते देख रघु और विजय उसे रोक लेते हैं। अरे हरिदास भाई, तुम ढेर सारी सूखी लकड़ियाँ हर रोज काट कर क्यों ला रहे हो? अरे भाई, तुम तो जानते ही हो कि मेरी पत्नी को खाना बनाने का कितना शौक है। वह हर रोज तरह तरह के पकवान बनाती है, जिसके कारण काफी सारी लकड़ियाँ चूल्हा जलाने के लिए लग जाती हैं। इसीलिए मुझे हर रोज लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जाना पड़ता है। लेकिन हरिदास भाई, हमें तो ये पहली बार पता लगा कि तुम्हारी पत्नी खाना बनाने की शौकीन है। हमने पहले ऐसा कभी नहीं सुना है। फिलहाल छोड़ो, अभी मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा जल्दी है। रघु और विजय को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वे चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में ठंड शुरू हो जाती है। हरिदास अपने घर के बाहर 10 रुपए किलो लकड़ी का बोर्ड लगा देता है। भाई, क्या तुमने हरिदास के घर के बाहर वह बोर्ड देखा जिसमें 1 किलो लकड़ी की कीमत 10 रुपए लिखी थी? हरिदास ने बहुत ही चतुराई दिखाई है। वह जंगल से मुफ्त में लकड़ियां काट कर हमें 10 रुपए किलो बेच रहा है। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। हर रोज जब हरिदास जंगल में सूखी लकड़ियां काटने जाता था, तब हम उससे पूछते थे कि तुम इतनी सारी लकड़ियों का क्या करोगे। तब वो हर रोज कुछ न कुछ बहाने बना दिया करता था। हमें तो तभी उस पर शक हो गया था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो ऐसा काम कर सकता है। अरे, तो अब इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? हरिदास से 10 रुपये किलो लकड़ी खरीदने से बेहतर है कि हम सभी कल जंगल जाएंगे और हम भी सूखी लकड़ियां काट कर लेकर आएंगे। ये बात हरिदास तक पहुंचती है। अरे भाग्यवान, क्या तुमने सुना? गांव के लोग कल सूखी लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रहे हैं। अगर वह सूखी लकड़ियां काट लेंगे तो हमसे लकड़ियां कोई भी नहीं खरीदेगा और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि कल गांव वाले लकड़ियां काटने जा ही ना पाएं। हाँ, अब हम सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे ही रह सकते हैं। रात हो जाती है और रात में बहुत तेज बारिश होती है।
सुबह उठकर जब तारा बाहर देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। अजी देखिए, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और रात को बारिश करवा दी। अब सारे पेड़ पौधे गीले हो गए होंगे और अब तो सूखी लकड़ियां भी जलने लायक नहीं रही होंगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। गांव वालों ने अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझा था, लेकिन उनकी सारी बुद्धिमानी धूल में मिलकर रह गई और अब मैं लकड़ियां 10 रुपये किलो बेचने की बजाय 20 रुपये किलो बेचूंगा। नहीं नहीं, आप 15 रुपए किलो ही लकड़ियां बेचो। अगर हम 20 रुपए किलो लकड़ियां बेचेंगे तो ये सीधे सीधे लोगों को लूटना हो जाएगा। ऊपर वाले ने आपकी मेहनत को बचाने के लिए बारिश करवा दी और अब आप इसका गलत फायदा ना उठाएं। मेरी आपसे विनती है कि आप लकड़ियों का दाम 15 रुपए किलो ही रखें। मैं लकड़ियों का दाम 15 किलो ही रखता, लेकिन गांव वालों ने अपनी चतुराई दिखाकर अच्छा नहीं किया और रात को जो बारिश हुई है वह ऊपर वाले का संदेश था कि गांव वालों को सबक सिखाया जाए। इसीलिए मुझे तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं है। मैं लकड़ियां 20 रुपए किलो ही बेचूंगा। हरिदास की बात सुनकर तारा बहुत दुखी हो जाती है। हरिदास बोर्ड बदलकर कीमत 20 रुपए कर देता है। गांव में एक चौपाल पर कुछ ग्रामीण आग तापते हुए बातें कर रहे थे। देख रही हो चंपा बहन, गांव में कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। हमारे पास तो थोड़ी सी ही लकड़ियां हैं। हम इसे ही जलाकर इस ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा पार्वती बहन। हमारे पास तो थोड़ी भी लकड़ियां नहीं हैं, इसलिए हम तुम्हारे घर आग की गर्मी लेने आए हैं। क्या तुम्हें पता है पार्वती बहन, जब ठंड की शुरुआत हुई थी तब हरिदास ने लकड़ियों का दाम 10 रुपए किलो रखा था, लेकिन जब ठंड बढ़ चुकी है तो उसने लकड़ियों का दाम 20 रुपए किलो कर दिया है। वह सरासर लोगों को लूट रहा है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है रघु भाई। हमने जंगल से सूखी लकड़ियां काटने का विचार किया था, लेकिन रात में ही बहुत तेज बारिश हो गई, जिसके कारण सारी सूखी लकड़ियां अब गीली हो गई हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वर भी हरिदास के ही साथ है। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हमें अगर और लकड़ियां चाहिए तो हमें हरिदास से 20 रुपए किलो लकड़ियां खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आग ही हमें इस जानलेवा ठंड से बचा सकती है। सभी मायूस होकर आग तापते रहते हैं। एक बूढ़ी कांपती हुई औरत हरिदास के घर आती है। बेटा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। दया करके मुझे थोड़ी सी लकड़ियां दे दो, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। माफ करिएगा मां जी, मैंने खून पसीना एक करके ये लकड़ियां जंगल से काटी हैं, इसीलिए मैं ये आपको मुफ्त में नहीं दे सकता। अगर आपके पास पैसा है तो लकड़ियां ले जाइए, वरना आप यहाँ से जा सकती हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। मुझे बहुत तेज ठंड लगी है और मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं है। अगर तुम मुझे लकड़ियां नहीं दोगे तो शायद इस ठंड में मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। दया करके मुझे थोड़ी सी लकड़ियां दे दो। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। अरे माँ जी, ऊपर वाले ने मुझे ऐसे ही बहुत खुश रखा है। मुझे आपकी मुफ्त की दुआओं की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको मुफ्त में लकड़ियां नहीं दूंगा। आप मेरा समय व्यर्थ ना करें। आप यहाँ से जा सकती हैं। बूढ़ी औरत निराश होकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ। लकड़ी बेचने का काम तुम आज के लिए संभाल लेना, और याद रहे किसी को भी मुफ्त में एक भी लकड़ी का टुकड़ा मत देना। आप लोगों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। अभी भी मौका है। हमें पैसे कमाने के साथ साथ धर्म भी कमाना चाहिए। आप मेरी बात को मान लीजिए और लकड़ियों की कीमत कम कर दीजिए, ताकि सभी इस जानलेवा ठंड से बच सके और हमारा भी थोड़ा मुनाफा हो जाए। अब मेरे दिन इतने भी कमजोर नहीं है कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं।
मैं जितना बोलता हूँ बस तुम उतना ही करो। तुम्हें अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तारा डरकर चुप हो जाती है। तारा घर के बाहर आग ताप रही होती है कि तभी अचानक घर के अंदर चूल्हे से आग चिटककर सूखी लकड़ियों में लग जाती है और पूरे घर में आग लग जाती है। अरे मेरे घर में आग लग गई, कोई मदद करो, इस आग को बुझाओ, कोई मेरी मदद करो। गांव के सभी लोग बस खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं, कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता। आग भयंकर रूप ले लेती है, तारा बेबस देखती रह जाती है। घर जलकर राख का ढेर बन चुका था। तभी हरिदास अपने काम से लौटता है। ये क्या हुआ? मेरा घर? तारा, ये क्या हो गया? सब खत्म हो गया, सब कुछ। हमारा घर आग में। नहीं, ये कैसे हुआ? ये तुम्हारी लकड़ियों की आग थी हरिदास, तुम्हारी लालच की आग, तुम्हारे अहंकार की आग। और कोई नहीं आया बचाने, क्योंकि तुमने सबका दिल जला दिया था। हरिदास जमीन पर गिर पड़ता है और हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है।